नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज लेकर रोज की तरह हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज के 7 गुड न्यूज बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी और पहली गुड न्यूज की करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें देश दुनिया से बधाई मिल रही है और उनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना की जा रही है। आज प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में देश के पहले मित्र पार्क का उद्घाटन किया। ऐसे में जो आज की हमारी पहली गुड न्यूज है वो है प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मित्र पार्क के जरिए इस इलाके को टेक्सटाइल हब के रूप में तैयार किया जा रहा है, जहां पर कपास के कपड़े और उसके बटन तक को एक ही जगह पर तैयार किया जा सकेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। श्री नरेंद्र मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले के एक गांव में पहुंचे। पूरे उत्साह के साथ यहां पीएम ने अपने जन्मदिन पर इलाके को एक बेजोड़ रिटर्न गिफ्ट दिया। मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यहां पर उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री मित्र पार्क का शिलान्यास किया। धार जिले के बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में मित्र पार्क निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी मित्र पार्क के जरिए इस इलाके को टेक्सटाइल के हब के रूप में तैयार किया जा रहा है, जहां कपास से कपड़े बनाकर उसे इंपोर्ट करने तक का काम एक ही जगह पर पूरा किया जाएगा। पीएम मित्र पार्क का क्षेत्रफल 2158 एकड़ है और इसकी लागत 2050 करोड़ रुपए की है। इस पार्क में अब तक 90 से ज्यादा कंपनियों को 1300 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है और इन कंपनियों से इस क्षेत्र में 23,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। 2100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन है, जिसमें करीब 2050 करोड़ रुपए की लागत आएगी जिसे बनाने में। अब तक करीब 91 कंपनियों ने यहाँ पे जमीन आवंटित भी करवा ली है और करीब 23,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को पीएम मित्र पार्क के लिए प्राप्त हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री का 5F दृष्टिकोण फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन, इसी पे ये पीएम मित्र पार्क आधारित है, जहां कच्चे माल से लेकर तैयार किए गए कपड़ों की पूरी एक सप्लाई चेन एक ही जगह पर विकसित होगी। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और जो मध्य प्रदेश है उसकी एक्सपोर्ट क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस क्षेत्र में मित्र पार्क खुलने से इलाके में विकास की रफ्तार तेज होगी। यहाँ पर बने कपड़ों को न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भेजे जाने की योजना है। दरअसल मित्र पार्क को S5 दृष्टिकोण के तहत तैयार किया जा रहा है। फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन यानी एक ही जगह पर किसानों के लिए कपास से फाइबर यानी धागा बनेगा। उसी धागे से फैक्ट्री में फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे और इन कपड़ों को वहीं से देश विदेश में निर्यात किया जाएगा। यानी पीएम मित्र पार्क में कपास से धागा बनाने से लेकर कपड़ों में बटन लगाने तक का सारा काम एक ही जगह पर होगा। देश के पहले मित्र पार्क के लिए धार के इस इलाके को इसलिए चुना गया है क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति टेक्सटाइल मार्केट का हब बनने के लिए उपयुक्त है। यह क्षेत्र पश्चिमी भारत के प्रमुख औद्योगिक मार्गों से जुड़ा है, जिससे यहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार वस्त्रों का वितरण आसान होगा। यहाँ के प्रोडक्ट मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर जैसे प्रमुख बाजारों तक आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल सकता है। दरअसल इस इलाके में किसान बड़ी संख्या में कपास की खेती करते हैं। भूमि, जल, ऊर्जा, परिवहन और श्रमिकों की उपलब्धता इस क्षेत्र में बेहतर है। मित्र पार्क से इस इलाके में विकास की रफ्तार को न केवल गति मिलेगी बल्कि इससे यहाँ के स्थानीय किसानों और कारोबारियों को भी फायदा होगा। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर।
पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। धार के इस मित्र पार्क में बने कपड़ों को गुजरात के कांडला पोर्ट से सिर्फ 12 घंटे में विदेश भेजा जा सकता है। सरकार के मुताबिक इस पार्क से न केवल मालवा निवाड़ की कपास उगाने वाले किसानों को बहुत फायदा होगा, बल्कि इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धार में ये पहला मित्र पार्क है, लेकिन पूरे देश में इस तरह के कुल 7 पीएम मित्र पार्क खोले जाएंगे, जो विभिन्न राज्यों में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल हब विकसित करेंगे। ये पार्क न केवल देश को ग्लोबल टेक्सटाइल का केंद्र बनाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के भी लक्ष्य को पूरा करेंगे। रवीश पाल सिंह, धार, गुड न्यूज टुडे। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हर साल उनके मिले उपहारों का ई ऑक्शन किया जाता है। इस बार भी आज से प्रधानमंत्री को पिछले एक साल में मिले गिफ्ट्स की नीलामी हो रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है प्रधानमंत्री के तोहफों को हासिल करने का मौका। जी हाँ, दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को मिली कलाकृतियां, तस्वीरें और स्मृति चिन्ह रखे गए हैं, जिन्हें कोई भी व्यक्ति ऑक्शन के जरिए खरीद सकता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। उन सभी गिफ्ट्स का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, यानी 2 हफ्तों का ये कार्यक्रम है। और इसी के मद्देनजर संस्कृति मंत्रालय ने उन सभी गिफ्ट्स का ई ऑक्शन किया है जो प्रधानमंत्री को पिछले 1 साल में मिले हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो गिफ्ट्स पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री को मिले हैं, जो मेमेंटोज मिले हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है। इस वक्त हम NGMA में मौजूद हैं और यहाँ पर वो सभी गिफ्ट जो प्रधानमंत्री को पिछले 1 साल में मिले हैं वो उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। लगभग 1700 के आसपास गिफ्ट्स प्रधानमंत्री को इस बार मिले हैं और पिछले कई सालों से इसी तरह का ई ऑक्शन जो है वो चलता आ रहा है। और इस ई ऑक्शन के माध्यम से जो रकम जनरेट होती है उसका इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाता है। और अब तक की बात करें तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो इस ई ऑक्शन के माध्यम से सरकार को मिल चुकी है, जिसका इस्तेमाल गंगा की सफाई, माँ गंगा की सफाई में किया जाता है। और आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो गिफ्ट्स जो प्रधानमंत्री को मिले हैं उनको यहाँ पर ई ऑक्शन में लगाया गया है। कि एक खूबसूरत जो है एक मूर्ति यहाँ पर तुलजा भवानी माता की मूर्ति यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। श्रेष्ठ बिजनेस स्कूलों में भारत के भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शामिल हैं। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2026 के अनुसार भारत के 3 IIM इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। हमारी जो अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है। दुनिया के टॉप 100 बिजनेस इंस्टीट्यूट्स में भारत के 3, जी हाँ, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता को दुनिया के शीर्ष 100 बिजनेस स्कूलों में जगह मिली है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी। मैनेजमेंट और MBA की पढ़ाई के लिए IIM अहमदाबाद जो है वो पूरी दुनिया में प्रख्यात तो था ही, पर अब IIM के और 2 संस्थान अहमदाबाद के साथ साथ जो है उनको टॉप 100 जो ग्लोबल रैंकिंग है उसके अंदर जगह मिली है। IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु संयुक्त रूप से जो है वो 98वें पायदान पे है और IIM कलकत्ता जो है वो 64वें पायदान पे है। तो एक बड़ी उपलब्धि IIM संस्थान के लिए मानी जा रही है। वहाँ पे जो लोग पढ़ाई करके जाते हैं उनको जो पैकेज है वो तो सबसे ज़्यादा मिलते ही हैं, पर इस संस्थान की अब ग्लोबल रिकॉग्निशन जो मिली है उससे जो है ये संस्थान जहाँ जिस शहरों में है उनको भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अहमदाबाद के लिए IIM अहमदाबाद पहले से जो है एक प्रतिष्ठा रूप संस्थान माना जाता है, तो वैसे ही IIM बेंगलुरु और IIM कलकत्ता की भी बात की जाए तो इनको भी अब ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है और उसकी वजह से इन शहरों में भी जो है वो MBA पढ़ाई करने वाले छात्र जो हैं वो ज्यादा जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। यहां परिवहन विभाग ने 2017 से लेकर 2021 तक यानी कि 5 सालों के बीच के लंबित ई चालानों को निरस्त करने का फैसला लिया है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है यूपी में वाहन चालकों को राहत, 13 लाख ई चालान माफ। जी हाँ, देखिए यूपी के परिवहन विभाग ने एक अहम फैसले में राज्य में 2017 से 2021 तक कटे लाखों ई चालानों के खत्म करने का फैसला लिया है। यानी अब कानून के तहत ऐसे सभी चालान स्वतः समाप्त माने जाएंगे
जिन चालानों पर अदालतों में कार्रवाई लंबित थी या जो समय सीमा से बाहर हो चुके हैं। इस नए फैसले से करीब 13 लाख ई चालान खत्म हो जाएंगे। परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच कुल 30,52,000 ई चालान काटे गए थे। इनमें से 17,59,000 को पहले ही डिस्पोज किया जा चुका है, जबकि 12,93,000 चालान अब तक लंबित हैं। इनमें से 10,84,000 चालान कोर्ट में पेंडिंग हैं, जबकि 1,29,000 चालान ऑफिस स्तर पर पेंडिंग हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक इस फैसले से न केवल लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि इससे अदालतों पर दबाव भी कम होगा। सरकार के इस फैसले के बाद हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने लोगों से बात की। अब उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 तक के जो चालान हैं वो निरस्त हो जाएंगे, यानी कि जो चालान आपके गाड़ियों के कटे हैं उन्हें अब आपको नहीं भरना होगा। इससे जो वाहन अधिकारी हैं, वाहनधारी हैं, वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें तो आम दिनों चौराहे पर लोग निकलते हैं और कई बार वायलेशन करते हैं, लेकिन अब 2017 से 21 तक बने लाखों ई चालान कानून के तहत स्वतः समाप्त माने जाएंगे। इस फैसले के साथ ही फिटनेस परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जैसी सेवाओं पर लगे अवरोध जो हैं वो हट जाएंगे। देखिए, तमाम गाड़ियां भी हैं। कुछ वाहन चालकों से भी समझ लेते हैं कि इस मुहिम को किस तरीके से देख रहे हैं। कुल मिलाकर आप लोग बताइए मुझे, जो चालान हट गए हैं 17 से 21 तक के वाहनों के, सब चालान माफ कर दिए गए हैं। आप लोग डेली गाड़ी से चलते, चालान भी होता है, कैसे देखते हैं? अरे अच्छी बात है, अगर चालान हट गए बहुत अच्छी बात है। राहत मिली है? कुछ राहत बिल्कुल मिलेगी, 5 साल की बात है। राहत क्या, जिनके चालान है उनके लिए तो राहत है। अब जिन्होंने चालान ही नहीं किया या जो अब तक पे कर चुके हैं उनके लिए तो आपने पे कर दिया था? नहीं, हमारे तो पहले के थे बेटे के, तो वो कर दिए थे पे। और अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने बास्केटबॉल कोचिंग की ट्रेनिंग अमेरिका में ली है। देश में नेशनल लेवल के प्लेयर रहे, लेकिन अब वो नोएडा में स्लम के बच्चों को निःशुल्क बास्केटबॉल खेलना सिखा रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है बास्केटबॉल के जरिए बदल रही स्लम के बच्चों की तकदीर। जी हाँ, नोएडा के प्रद्युत वोलेटी ड्रिबल एकेडमी के नाम से बास्केटबॉल एकेडमी चलाते हैं। खुद बास्केटबॉल में नेशनल प्लेयर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यूपी और एमपी की स्टेट टीम को कोच भी किया है। प्रद्युत ने कोच बनने की ट्रेनिंग अमेरिका से ली है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो इन बच्चों को फ्री में न सिर्फ कोचिंग देते हैं, बल्कि खेलने के लिए जो कुछ भी जरूरी होता है वो सब कुछ इन बच्चों को मुहैया करवाते हैं। इस खास अकेडमी के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। हाथों के नीचे बॉल पटकते ये बच्चे दरअसल अपनी किस्मत को पटखनी देने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से किसी के पिता मजदूर हैं, कोई ड्राइवर है, तो कोई सड़क पर खड़ा होकर जलेबी बेचता है। लेकिन ये बच्चे यहाँ पर अपनी किस्मत बदलने आए हैं और इनका साथ दे रहे हैं नोएडा का एक नौजवान जिसका नाम है प्रद्युत वोलेटी। हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 2016 में शुरू करी थी, जहाँ पर हमारा उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को गाँव में और अलग अलग एरियाज़ के अंदर बास्केटबॉल की ट्रेनिंग मिले, फ्री बास्केटबॉल ट्रेनिंग मिले और हम इन बच्चों की एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज कर पाएँ। गांव में खेलों की सुविधा कम होने के कारण बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाते हैं, जैसे पेटी क्राइम या सब्सटेंस अब्यूज़। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और जो खेलो इंडिया मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, उस वे में बच्चों को फिजिकली एक्टिव रखने का एक हमारा ये उद्देश्य है। तुम कहाँ से आते हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता कितना कमाते हैं? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी किस्मत में लिखा क्या है? भाग्य ने तुम्हारे लिए रचा क्या है? ये बच्चे इन सारे सवालों को पीछे छोड़कर अपने लिए यहाँ पर एक नया बैटलफील्ड तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं। और प्रद्युत इन बच्चों को ना सिर्फ एक गेम जीतना सिखा रहे हैं, बल्कि जिंदगी की जंग कैसे जीतनी है ये भी सिखा रहे हैं, ताकि ये बच्चे ना सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भविष्य बदल सकें। और अब बात नवरात्र से पहले खुशखबरी की। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। मां वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा 22 दिन बाद आज फिर से शुरू हो गई है। श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि मौसम अनुकूल रहने पर श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है 22 दिन बाद फिर से आया माता वैष्णो देवी का बुलावा। जी हाँ, दरअसल पिछले 22 दिनों से लगातार बारिश होने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद मां के भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन अब मौसम साफ है तो मां वैष्णो देवी की यात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। बोर्ड के इस फैसले से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है।
वैष्णो धाम एक बार फिर से जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा है। मां के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कटरा से भवन तक हर ओर आस्था की बयार बह रही है। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर किसी के चेहरे पर माता के दरबार में पहुंचने की खुशी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी देवड़ी, यहीं से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है और यहाँ पर आज श्रद्धालु आए हैं। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हुई है और यहाँ पर आप यात्रियों का जोश और जज्बा देख सकते हैं। पूरी भक्ति के साथ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए और यहाँ पर माता वैष्णो देवी का जयघोष हो रहा है और काफी व्याकुल है यहाँ पर भक्तजन जो है माता के दर्शनों के लिए। तीन हफ्तों के बाद माता का दरबार भक्तों के लिए दोबारा खुल गया है। आज से माता वैष्णो देवी की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए फिर से शुरू हो गई है। आज जैसे ही माता का दरबार भक्तों के लिए खुला, भक्त पूरे उत्साह के साथ माता के दरबार की ओर बढ़ने लगे। जोश और जयकारे के साथ बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 26 अगस्त को इलाके में लैंडस्लाइड की घटना के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले श्राइन बोर्ड ने 14 सितंबर को यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन इलाके में लगातार बारिश की वजह से इसे और कुछ दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया था। लेकिन बुधवार को फिर से मां के दर्शन के लिए यात्रा शुरू कर दी गई है, जिससे भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वैष्णो माता के दरबार की ऐसी महिमा कि साल का कोई भी महीना हो, महीने का कोई भी दिन हो और दिन रात का कोई भी पहर क्यों ना हो, हर समय वैष्णो माता के दरबार में आने वाले भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। तो जय माता दी के जय घोष से एक बार फिर कटरा गूंज उठा है। धर्म नगरी कटरा में एक बार फिर से जय माता दी का जय घोष हो रहा है। नवरात्रि के दौरान माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने के लिए दुनिया के कोने कोने से भक्त यहां पहुंचते हैं। ऐसे में नवरात्रि से ठीक पहले यात्रा के फिर से शुरू होने से नवरात्रि के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्रि नजदीक है और गुजरात में इसकी तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में यहां के बाजारों और गलियों की रौनक बढ़ गई है। रंग बिरंगी पोशाकें, पारंपरिक आभूषण और गरबा रास की तैयारियों ने हर तरफ उत्सव का माहौल बना दिया है। ऐसे में आज की हमारी जो आखिरी यानी कि 7वीं गुड न्यूज है वो है गुजरात में शहर शहर गरबा की तेज हुई तैयारियां। जी आपको बता दें, राजकोट में इस नवरात्रि गरबा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पहली बार शहर में क्रिकेट स्टेडियम में गरबा नाइट्स का आयोजन होगा, जहां एक साथ 15,000 लोग गरबा खेल सकते हैं। गुजरात में नवरात्रि की तैयारी जोरों पर है। कहीं गरबा रास के लिए प्रैक्टिस हो रही है तो कहीं बाजारों में उससे जुड़ी खरीदारी हो रही है। अहमदाबाद, राजकोट के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। यहाँ रंग बिरंगी पोशाकें हर किसी का मन मोह रही है। खास तौर पर पारंपरिक चनिया चोली और कढ़ाईदार कुर्ते खरीदने के लिए युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा इस साल 2-2, 3-3 फीट की पगड़ियाँ, जो पाग बोलते हैं, माथे पे सिर पे पहनने वाला, और उसके नीचे केड़िया आता है और गर्ल्स में केड़िए का क्रेज इस साल थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। नवरात्र महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए अभी से लाखों लोगों ने तैयारी कर दी है। गुजरात के शहर शहर गरबा रास के लिए दिन और रात लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। 22 सितंबर से देश भर में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होगा। देश भर में माता की आराधना, पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन बात करते हैं गुजरात की, तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गुजरात के अंदर माता की आराधना के साथ नवरात्रि
का जो पर्व है उसमें रास गरबा का खास आयोजन होता है। यहाँ के राजवी परिवार के राज पैलेस में पिछले 16 साल से तलवार रास का आयोजन किया जाता है। इस तलवार रास में 200 से ज्यादा युवतियां और महिलाएं हिस्सा लेती हैं। नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन ये तलवार रास खेला जाता है, जिसकी प्रैक्टिस 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि में राजकोट की रौनक देखने लायक होगी, क्योंकि इस बार भी यहाँ नवरात्रि के लिए खास तैयारियां की गई हैं। यहाँ पहली बार क्रिकेट स्टेडियम में नवरात्रि गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इस साल नवरात्रि पर राजकोट का माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड गरबा नाइट से गुलजार होगा। इस ग्राउंड पर एक साथ 12 से 15 हजार लोग गरबा खेल सकेंगे। इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। यहाँ 1 लाख वॉट का साउंड सिस्टम लगाया गया है। आयोजकों का दावा है कि मशहूर गरबा गायक यहाँ अपनी लाइव परफॉर्मेंस से नवरात्रि के विशेष आयोजन में 4 चांद लगाएंगे। गुजरात के हर शहर, हर गली में गरबा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अब इंतजार केवल नवरात्रि के शुभारंभ का है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ राजकोट से रौनक मजीठिया, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।